हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, ये जो बौखलाहट कांग्रेस के अंदर इस समय दिखाई दे रही है, वो बौखलाहट इस बात का सही मायने में अपने आप में एक प्रत्यक्ष और प्रमाण है कि बिना आग के तो धुआं होता नहीं। इन्हें ना अपनी सरकार पे इतबार है, ना अपने विधायकों की क्या कहना चाहिए उसको, उनकी पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है उस पे इतबार है। जरा सा एक कोई कमेंट आया नहीं और ताश के पत्तों की तरह झरमरा के ये सब गिरने को तैयार बैठे हैं। कभी सोच के देखिएगा कि ये जो ऑपरेशन लोटस कहते हैं, आप बताइए, जो बिकने को तैयार बैठा हो उसी को खरीदा जा सकता है या नहीं? कभी बीजेपी के नेताओं को खरीदे जाने की बात आपने सुनी क्या? कांग्रेस से ज्यादा काला पैसा, कांग्रेस से ज्यादा करप्शन का धन आज तक किसी और पार्टी के पास पकड़ा गया है क्या? तो खरीदने वाला कौन है? अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि खरीदे जाते हैं, तो फिर खरीदता कौन है? मैं यही बता रहा हूं ना। सबसे पहले तो बात यह है कि आप बाजार में बिकाऊ बन के उपलब्ध हैं क्या? अगर आप बाजार में बिकाऊ बन के उपलब्ध हैं तो खरीदार तो कोई ना कोई राम श्याम घनश्याम मिले ना मिले वो बाद की बात है। पहले तो यह है कि आप बिकाऊ हैं क्या? क्या अपने नेताओं पे नहीं, अगर आप बिकाऊ मान रहे हैं आशीष जी, अगर आप बिकाऊ मान रहे हैं तो क्या खरीदार कौन है ये भी तो बताइए ना आप। सर मैंने कहा ना, खरीदार तो कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी नहीं ना। अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें कि जब टूट फूट होकर सरकार बदलती है, बनती है, तो फिर कौन करता है ये? हमने तो आज तक किसी को खरीदा नहीं और ना भविष्य में खरीदेंगे। आपने तो अभी कहा कि अगर इनके विधायक बिकाऊ हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनके विधायक बिकाऊ हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम खरीदार हैं। उनके विधायक बिकाऊ हैं, ये उनका आला कमान कहता है, हम नहीं कहते। और ना हम खरीदार हैं। हम तो ये कहते हैं कि उनके जो विधायक भी अगर आज तक बीजेपी ज्वाइन किए तो सिर्फ इसलिए किए कि उनको पता है कि ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें सवार होने से कोई अस्तित्व, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में नहीं सर, लोटस ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज है ही नहीं। जैसे भगवा आतंकवाद ये कांग्रेस की बनाई हुई एक टर्म थी, ऐसे ही ऑपरेशन लोटस भी एक टर्म है। दोनों का ना कोई अस्तित्व है ना कोई वजूद है, ये इनका डर है जिसकी वजह से ये बौखलाहट में ऐसे शब्द कहते हैं। ठीक है। आशीष जी, ऑपरेशन लोटस को लेकर जितनी भी बातें कही जाती हैं और कुमारस्वामी जो दावा कर रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि उनके ऊपर केंद्र सरकार ने ऐसे ईडी सीबीआई के साथ केस लगाए गए कि उन्हें अगर जेल से बचना है तो बीजेपी में जाना उनकी मजबूरी है। राणा जी, हमें यहाँ पे आपके दर्शकों को यह बात समझनी होगी कि पहली बात तो कुमारस्वामी जी ने जो बात कही वो ना तो बीजेपी का आधिकारिक बयान है, नंबर 1, वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। नंबर 2, उन्होंने जब ये बात कही उस पूरे वक्तव्य को आप चाहें तो प्ले कर लीजिए, उसमें ऑपरेशन लोटस जैसा शब्द है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई शब्दावली बीजेपी एनडीए में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। नंबर 3, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ना कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे, तो उसका मतलब तो वही हुआ। नहीं सर, नहीं, वो नहीं हुआ। ये जो ऑपरेशन लोटस बोलते हैं, ये ऑपरेशन लोटस इनकी बनाई हुई वो परिभाषा या ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है? अगर वो भी बोलते हैं तो उसकी क्या परिभाषा, आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। सर है ही नहीं, ऑपरेशन लोटस कुछ है ही नहीं। बात सिर्फ सीधी सी इतनी है कि ये जितने लोग भी बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, ये इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि बीजेपी आज की डेट का उगता हुआ सूरज है। स्थिर सरकार जैसा शब्द उन्होंने 4 बार अपने वक्तव्य में इस्तेमाल किया कि जनता चाहती है कि स्थिर सरकार बने, और स्थिर सरकार सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही बनना संभव है। ये जग जाहिर है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी। सरकार की डेफिनेशन क्या है आशीष जी?
स्थिर सरकार किसे कहते हैं? सर, स्थिर सरकार, जी, स्थिर सरकार वो होती है जहां पे चीफ मिनिस्टर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से आड़े हाथ लड़ने को तैयार नहीं होता, जो राजस्थान में हुआ। यहां पे जो डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धरमैया के बीच की इक्वेशन है, इलेक्शन से पहले से लेके आज तक, वो जग जाहिर है। अगर वसुंधरा राजे जी को नहीं बनाया गया तो भी उनकी तरफ से नाराजगी नहीं हुई। अगर मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को नहीं बना रिपीट किया गया तो कोई नाराजगी नहीं हुई। ये हमारा कल्चर है। आशीष जी, तो आपको लगता है कि डीके शिव कुमार उसी नाराजगी की वजह से टूटकर आपके पास आएंगे? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिएगा, ऐसा है, इंसानी फितरत है। जैसे तो जैसे आप स्वीकार करेंगे अगर डीके शिव कुमार, वैसे वैसे उसको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। आशीष जी, अगर डीके शिव कुमार आपके पास आते हैं 50 से 60 विधायक लेकर, तो स्वीकार करेंगे? वो उस समय की परिस्थितियां डिपेंड करेंगी सर। आला कमान, हमारी भी जो हाई कमांड है, वो ये डिसीजन लेगी। पार्लियामेंट, आप देखिएगा, आप खुद समझदार हैं। अब हमारे यहाँ की वर्किंग प्रणाली, जो मध्य प्रदेश में सीएम बने, जो राजस्थान में सीएम बने, कभी किसी ने सोचा था वो सीएम बनेंगे? आप बताइए, पहली बार कोई एमएलए हो और उसको सीएम बना दिया जाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं सर, उस सवाल का जवाब अगर आप कुमार विश्वास के बयान, हमारा स्टेटमेंट है। आशीष जी, अगर आप कुमार स्वामी के बयान का इतना आपने ध्यान से उसको सुना है, आपने कहा कि उन्होंने इतनी बार इस शब्द का जिक्र किया है, तो फिर उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर तमाम मामले चल रहे हैं, ईडी सीबीआई से बचने के लिए वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो क्या जिन पर भ्रष्टाचार के मामले हों उन्हें स्वीकार करेगी बीजेपी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेकिन आपने उसको इनकार भी तो नहीं किया ना। जब मैंने आपसे पूछा, नहीं करते हैं, जब मैंने आपसे पूछा कि अगर वो आएंगे तो क्या स्वीकार करेंगे आप, तो आपने उसको मना भी नहीं किया कि भ्रष्टाचारी हम क्यों करेंगे स्वीकार। बिल्कुल मना नहीं किया। देखिएगा राणा जी, राजनीति में कभी किसी चीज को मना नहीं किया जाता। राजनीति में हर चीज उस समय के संदर्भ में होती है कि क्या करना सही है। अगर भ्रष्टाचारी है तभी सही लगा, अगर सही अगर लगा, भ्रष्टाचारी है आशीष जी, आशीष जी, हमने बनाई। अगर हमें सही नहीं लगा, आशीष जी, अगर कोई नेता भ्रष्टाचारी है तो क्या स्वीकार्य होगा बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैंने आपको पहले भी ये पिछली डिबेट में कहा था कि कोई भी नेता, अगर वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, अगर उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही है, तो वो किसी भी पार्टी में हो, वो चलती रहेगी। ईडी और सीबीआई कोई भारतीय जनता पार्टी की बबोती नहीं है। ये कोई पिंजरे में बंद मैना नहीं है जो यूपीए रूल में थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी सर्टिफाई कर चुका है। आरोप तो आप पर यही लगते हैं। आरोप लगाने का क्या है साहब? ऐसे ही वो कहते हैं कि आप भी आरोप लगाते थे। आरोप तो ये कुछ भी लगाएंगे। तो यही तो बात वो कहते थे अपने समय में, कांग्रेस वाले, कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाती है पिंजरे का तोता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए, एक बात समझिएगा राणा जी, बीजेपी कांग्रेस पे इल्जाम लगाए, कांग्रेस बीजेपी पे इल्जाम लगाए, यहां तक चलता है और ये ठीक भी है, ऐसा राजनीति चलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या कहा था कि ये एक केज्ड पैरट है। और आज सुप्रीम कोर्ट के पास जब 17 पार्टियां ये इंडिया अलायंस की गई ये कहने के लिए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, वो स्वतंत्र एजेंसी हैं और वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल सही डिसीजन था। इनका क्या है, ये तो हर बात पे रोते हैं। इनका क्या है, वो हर बात पे रोना है। आशीष जी, 370 एक बात कह रहा हूं, हाँ, नहीं, 370 को नहीं छेड़ रहा, मैं कह रहा हूं इनके रोने की क्या चिंता करनी है, इनको तो हर बात पे रोना है। ठीक है। जब भी आपने अपनी डिबेट का स्टैंडर्ड गिराना हो, संदीप जी को बुला लिया कीजिए, वो किसी को बोलने नहीं देंगे और अपनी बारी में वो कुछ बोलेंगे नहीं। आप खुद समझिएगा, आज कांग्रेस के नेता जिन्होंने इनको प्रवक्ता बना के भेजा है, वो खुद शर्मसार होंगे जब ये अपने ही आशीष जी कंपेयर कर रहे हैं। आशीष जी, सोच के देखिए आशीष जी, क्या उदाहरण दे रही है। आशीष जी, आशीष जी, बड़ा मेरा सवाल ये है, आशीष जी, संदीप जी, आपके साथ मुद्दे पे कौन रह सकता है? आशीष जी, मेरा सवाल ये है, देते हैं आप। आशीष जी,
मेरा सवाल यह है कि अगर आरोप आप पर भी ऐसे लगते हैं कि ईडी और सीबीआई की अगर तलवार लटके तो बीजेपी का दामन थाम लो भैया, सब कुछ छूट जाता है, और ऐसे कई उदाहरण देखने के लिए भी हाल ही में मिले हैं, तो फिर ये आरोप तो आप पर भी गंभीर है। देखिएगा, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं राणा जी, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं संदीप जी, मैं आपके बारे में बिल्कुल बोला नहीं, आप भी कृपया सुनने का प्रयास करें। आशीष जी बात पूरी कीजिए। जी जी, देखिएगा, मैंने पहले भी आपसे ये बात अर्ज किया कि ये जो वक्तव्य जिसको आज हम डिबेट के माध्यम से जनता के बीच में लेके आए हैं और जिसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये वक्तव्य कुमार स्वामी जी ने दिया है। कुमार स्वामी जी कौन है? अगर उनका पास देखें तो वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नेता हैं, और प्रेजेंट देखें तो वो एनडीए के एलआई हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन एनडीए के एलआई हैं, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, बीजेपी का ये जिसको बोलते हैं आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। लेकिन फिर भी इनको लगता है, हमारे कांग्रेस के नेता संदीप जी को, कि क्योंकि कुमार स्वामी जी ने कहा और वो हमारे एलआई हैं तो हमारी उसके ऊपर जवाबदेही बनती है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बताएंगे कि इनके एलआई स्टैलिन के बेटे के वक्तव्य, मैंने आपको बता दिया कि ये बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य है ही नहीं, किसी को खरीदते ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं आशीष जी कि अगर ऐसे आरोप आप पर लगते हैं तो वो गंभीर हैं। सर, आरोप लगाने वालों का क्या है? पहले वो चोरी नहीं, मैं तो कहा ना कि ऐसे उदाहरण भी देखने के लिए मिले। जिस आशीष जी आशीष जी आशीष जी आशीष जी आशीष जी आशीष जी आप ही बता दीजिए, अजीत पवार चक्की पीसेंगे? डाल सकते हैं अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे? पे होने वाली सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी पे सीबीआई कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, इसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं डालते? किसने मना किया इन्हें 10 रुपए की आरटीआई का जवाब आपसे चाह रहा था। अब आप स्टालिन पर मत जाइएगा। नहीं आशीष जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टालिन पर मत जाइएगा। कैश मिला, बीजेपी के कौन से नेता ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया? बीजेपी के कौन से नेता को उसी के एलआई आशीष जी मेरा सवाल आप पर लगे गंभीर आरोप पर था, विपक्ष क्या कर रहा था उस पर नहीं था। हमारे ऊपर चाइना के साथ सीक्रेट एक्ट हमने साइन किया क्या? हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। किसने घोटाले किए, वो घोटाले खुल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को घोटाला खुल रहा है, वो जब घोटाला खुलेगा तो ये रोएंगे। वही अजीत पवार का कब खुलेगा? अजीत पवार का कब खुलेगा? अजीत पवार का कब खुलेगा? कार्रवाई सर, कब खुलेगा? कार्रवाई चल रही है। चक्की पीसेंगे अजीत पवार? चक्की पीसेंगे अजीत पवार? चक्की पीसेंगे? कह रहा हूं, अगर दोषी साबित होंगे तो जरूर। नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था साबित होंगे तो बीजेपी। आशीष जी अगर प्रधानमंत्री, आशीष जी सुन लीजिए ना, अगर प्रधानमंत्री किसी मंच से खड़े होकर किसी भी बात को कहे तो यानी कि उसमें कुछ तो सत्यता होगी। और अगर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाकर इस बात को कहते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसेंगे तो मतलब इसमें सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं कि जांच होगी, तो उस दिन इतने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे थे? दोषी करार देने क्या साथ आप अब कह दीजिए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अब कह दीजिए कि अजीत पवार चक्की पीसेंगे। मैं किसी के नाम के साथ कह ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने नाम के साथ कहा, प्रधानमंत्री ने नाम के साथ कहा। सकता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है, ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना आशीष जी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि अगर ऐसे बयानों पर सवाल पूछ लिया जाए तो मुश्किल हो जाता है, समझ में आता है। संदीप जी तब भी हो जाता है जब कांग्रेस के नेताओं के पास अपने सवालों के जवाब ही नहीं होते। ठीक है मैं मेरा सवाल आपसे था आशीष जी, मेरा सवाल आपसे था आशीष जी मेरा सवाल आपसे था। मैं संदीप लास्ट कमेंट आशीष जी इसी पर कि आप सरकार तोड़ने पर क्यों आ जाते हैं? अगर विपक्ष में है तो फिर विपक्ष की हद में रहकर क्यों नहीं आंदोलन या प्रदर्शन करते अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो? 30 सेकंड। राणा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इस एलिगेशन को ही डिनाई करता हूं कि हम सरकार तोड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, पिछली बार कर्नाटक में सरकार कैसे टूटी का उदाहरण दिया। डीटीसी सर 30 सेकंड मेरे हैं, 30 सेकंड मेरे हैं, फिनिशिंग कमेंट मुझे देने दीजिए। ऑब्जेक्शन हो गई। जब इन्होंने डीटीसी बस का बार बार उदाहरण दिया तो हर डीटीसी बस में लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।
तो इन्हें अपने विधायक तो संभाले नहीं नहीं जाते। सर, इन राज्यों के चुनाव भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन अब इन्हीं सब के बीच एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक की सरकार कभी भी गिर सकती है और इस बात का दावा जेडीएस के बड़े नेता कुमारस्वामी कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने बड़े नेता का जिक्र किया कि बड़े नेता और मंत्री बीजेपी के संपर्क में हैं। उन पर तमाम ऐसे आरोप बीजेपी की तरफ से लगे जिसके चलते ईडी, सीबीआई और जेल जाने से बचने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो भी 50 से 60 विधायकों के साथ। अब जैसे ही ये खबर कर्नाटक से बाहर निकली और कुमारस्वामी के कंठ से शब्दों का रूप लेते हुए बाहर आई तो राजनीतिक गर्माहट इन सर्दियों के दिनों में भी बढ़ गई। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वहां भी ऑपरेशन लोटस चलेगा, क्या स्थिति बनेगी और क्या इन बातों में कोई दम है या नहीं है, संभावनाएं क्या कहती हैं। तमाम बातें हैं और तमाम सवाल, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं और उन मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप त्रिपाठी। मनराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। आशीष जी, चर्चा करेंगे तीनों मेहमानों से, लेकिन उससे पहले क्या कुछ पूरा माजरा है और किसने क्या कहा है कर्नाटक की सरकार को लेकर, उसके लिए एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा पर आएंगे। अभी तो हार का जख्म भरा भी नहीं और घाव खुरेदने अपने ही आ गए। कर्नाटक में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ सकता है। कर्नाटक में खेला हो सकता है, जिसको लेकर जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा दावा करते हुए सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी बिखर सकती है। जेडीएस नेता ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सरकार कब गिरेगी। एक प्रभावशाली मंत्री अपने खिलाफ मुकदमों से बचने के लिए बेताब है। केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जिनमें बचने की कोई संभावना नहीं है। कहते हैं ना कि शायद घर के पर्दे साफ हो रहे हैं, धीरे धीरे कुछ लोग अब बेनकाब हो रहे हैं। अब बता दें कि इससे पहले भी कुमारस्वामी ने स्थिर सरकार पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 5 दिसंबर को भी कहा था, इस देश में अब स्थिति ये है कि हर कोई महसूस करता है कि एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में लोगों का मन ऐसा ही था। इस समय हमें स्थिर सरकार और स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है और इसी कारण से हम एनडीए में शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम और जेडीएस नेता ने अपने दिए एक बयान में बड़ा दावा करते हुए कहा कि मंत्री अपने साथ 50 से 60 विधायक को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक के सियासी गलियारों में उलटफेर हो सकता है। मौजूदा समय में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। कांग्रेस सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कर्नाटक सरकार के एक मंत्री अपने खिलाफ दर्ज मामलों से बचने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जल्दी वे अपने साथ विधायकों को लेकर बीजेपी में पहुंचेंगे, जिससे सिद्धारमैया की सरकार बहुमत न होने की वजह से गिर जाएगी। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में खेला होने वाला है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के नेता खुद पर दर्ज मामलों से बचने के लिए एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? क्या एनडीए कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता जिन पर मामले दर्ज हैं, उनके साथ एनडीए खड़ी हो पाएगी? और अंत में ये सवाल भी है कि क्या कांग्रेस के पास बस एक ही रास्ता बचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलने वाला है क्या? राणा जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे मेरे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार।
राणा जी, ये जो बौखलाहट कांग्रेस के अंदर इस समय दिखाई दे रही है, वो बौखलाहट इस बात का सही मायने में अपने आप में एक प्रत्यक्ष और प्रमाण है कि बिना आग के तो धुआं होता नहीं। इन्हें ना अपनी सरकार पे इतबार है, ना अपने विधायकों की क्या कहना चाहिए उसको, उनकी उनकी पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है उस पे इतबार है। जरा सा एक कोई कमेंट आया नहीं और ताश के पत्तों की तरह झरमरा के ये सब गिरने को तैयार बैठे हैं। कभी सोच के देखिएगा कि ये जो ऑपरेशन लोटस कहते हैं, आप बताइए, जो बिकने को तैयार बैठा हो उसी को खरीदा जा सकता है या नहीं? कभी बीजेपी के नेताओं को खरीदे जाने की बात आपने सुनी क्या? कांग्रेस से ज्यादा काला पैसा, कांग्रेस से ज्यादा करप्शन का धन आज तक किसी और पार्टी के पास पकड़ा गया है क्या? तो खरीदने वाला कौन है? अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि खरीदे जाते हैं तो फिर खरीदता कौन है? मैं यही बता रहा हूं ना। सबसे पहले तो बात यह है कि आप बाजार में बिकाऊ बन के उपलब्ध हैं क्या? अगर आप बाजार में बिकाऊ बन के उपलब्ध हैं तो खरीदार तो कोई ना कोई राम श्याम घनश्याम मिले ना मिले वो बाद की बात है। पहले तो यह है कि आप बिकाऊ हैं क्या? क्या अपने नेताओं पे नहीं, अगर आप बिकाऊ मान रहे हैं आशीष जी, अगर आप बिकाऊ मान रहे हैं तो क्या खरीदार कौन है ये भी तो बताइए ना आप। सर मैंने कहा ना, खरीदार तो कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी नहीं ना। अगर हम पुरानी सरकारों की बात करें कि जब टूट फूट होकर सरकार बदलती है, बनती है, तो फिर कौन करता है ये? हमने तो आज तक किसी को खरीदा नहीं और ना भविष्य में खरीदेंगे। आप ही ने तो अभी कहा कि अगर इनके विधायक बिकाऊ हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनके विधायक बिकाऊ हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम खरीदार हैं। उनके विधायक बिकाऊ हैं ये उनका आला कमान कहता है, हम नहीं कहते। और ना हम खरीदार हैं। हम तो ये कहते हैं कि उनके जो विधायक भी अगर आज तक बीजेपी ज्वाइन किए तो सिर्फ इसलिए किए कि उनको पता है कि ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें सवार होने से कोई अस्तित्व, ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं कर्नाटक में, नहीं है। कर्नाटक में नहीं सर, लोटस ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज है ही नहीं। जैसे भगवा आतंकवाद ये कांग्रेस की बनाई हुई एक टर्म थी, ऐसे ही ऑपरेशन लोटस भी एक टर्म है। दोनों का ना कोई अस्तित्व है ना कोई वजूद है, ये इनका डर है जिसकी वजह से ये बौखलाहट में ऐसे शब्द कहते हैं। ठीक है संदीप जी, कुमार स्वामी का यह दावा है कि कर्नाटक की सरकार गिरेगी और ऑपरेशन लोटस चलेगा। राणा जी, मुझे आशा है कि आपने दिल्ली की जो है डीटीसी बसों में जरूर सफर किया होगा। मैं आशा करता हूँ, चाहे स्टूडेंट लाइफ में या कभी न कभी जरूर किए होंगे। तो वहां पे सब चोर आते हैं, 3 चोर रहते हैं। पहला कहता है देखो जेब कटने न पाए, जेब संभाल के रखिएगा, अपने जरूरी सामान एकदम संभाल के रखिएगा, जेब कट सकती है। तो पहले आदमी हाथ लगाता है जिसके पास कुछ माल होता है, देखता है कुछ है तो नहीं। फिर दूसरा वाला निगाह पे रखता है कि देखो कौन कौन हाथ लगा रहा है। फिर तीसरा वाला जेब काट लेता है। तो फिर पहला वाला हल्ला मचा रहा है सर। ये चोरों की जमात है सर, ये लोकतंत्र चट्टे लोग हैं, डकैत लोग। मतलब अभी ये कह रहे हैं हमारी नाव डूब रही है। कौन है डकैत संदीप जी? अब देखिए सर, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आशीष जी मैं आपके पास लौटूंगा तब आप अपने पॉइंट राणा जी इन्होंने कहा ये लोग धैर्य से सुना ना, किसको डकैत कह रहे हैं? नहीं तो ये लोग में आपको थोड़ी कहा है, ये लोग कहा है, ये लोग में अब आप अपने आप को क्यों मान रहे हैं? हाँ ना मेरे को नहीं मान रहा। जो चोरी का, हाँ वो मैं पूछ लूंगा ना, वो मैं पूछ लूंगा। जो खरीदार होंगे वो डकैत है, जो खरीदार होंगे वो डकैत है। अब सुनिए, तो सर जिस तरीके से जो है जेब काट लेते हैं, उसी तरीके से ये हल्ला मचाया जा रहा है, डकैती डालने का प्रयास है। डूबते जहाज का हाल ये कर्नाटका में जनता ने ही तो वोट दिया है सर। जनता ने कांग्रेस को, विधायकों को जिताया, कांग्रेस के सिंबल पे जिताया है। भारतीय जनता पार्टी को तो हरा दिया है ना। तो लोकतंत्र को आप 5 साल का जनादेश होता क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हो? अब सर आती है बात खरीदार और विक्रेता की, कौन बिकने को तैयार है। सर
दिल्ली की ही बात कर लेता हूँ। दिल्ली में एक मार्केट होती है जहां पर महिलाओं का कार्य होता है, वहां पर एक व्यवसाय होता है, वहां पर महिलाएं सब बिकने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन कुछ लोग खरीदार होते हैं सर, कुछ लोग वही चट्टे, वही फराडिए। अब कौन है बताने की जरूरत नहीं है सर, दांत भी दिखा सकते हैं, हंस भी सकते हैं सर, वो खरीदार होते हैं सर। उनको मतलब नहीं है कि टॉपिक क्या है। नहीं, सवाल ये था ही नहीं ना मेरा संदीप जी। सर ये दिल्ली के ऊपर आ गए, महिलाओं के ऊपर आ गए। विषय से बाहर जाते ही नहीं ना सर, हम विषय में ही है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अभी एक साथी ने, कथित विद्वान साथी ने हमें ये ज्ञान दिया अपने नेताओं को वेश्याओं से मिला रहे हैं क्या? आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। सुनो ना सर, इसमें धैर्य नहीं है क्या? नहीं, फ्रॉड आदमी क्या होता है राणा जी? तो आशीष जी आपको नहीं बोला गया ना? आशीष जी आपको नहीं बोला गया ना? जबरदस्ती ले रहे हो भाई। रिवाइंड करके देखिए किसको बोला है। आपको नहीं बोला, किसको बोला है? आपको नहीं बोला। रिवाइंड करके देखिए किसको बोला है। पर्सनल में किसी को बोलता नहीं हूँ, जबरदस्ती कोई ले ले बात अलग है, और जो होता है वो ले लेता है। आप तो हो नहीं ना, मोदी जी हो सकते हैं, उनको लेने दीजिए। आप शांति से बैठिए, सुनिए मेरी बात। मोदी जी कैसे हो सकते हैं? आपका राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकता? आशीष जी और संदीप जी मोदी जी हो सकते हैं, कैसे बोला इन्होंने? पर्सनल कमेंट मत कीजिएगा, आप विषय पर रहिए संदीप जी, विषय पर। बात नहीं करी इन्होंने। मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि कुमार स्वामी ऐसा दावा कर रहे हैं, इस दावे में कुछ दम नजर आता है या नहीं? सर हमने बताया कि चोरी का एक एग्जांपल दिया। अब थोड़ी सी और जो बात की अभी खरीदार और विक्रेता की, हम उसी की बात करते हैं, तो सर इनको दर्द काहे हो रहा है, अपने ऊपर काहे ले रहे हैं? कुमार स्वामी तो आपके सहयोगी रहे हैं ना? सर थोड़ा बात आ जाए, फिर बहुत जो भी आपके काउंटर सवाल होंगे हम जवाब देके जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है सर, जिस तरीके से एक मार्केट में महिलाएं अपने आप को बेचने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन उसको खरीदने के लिए जो जाता है, आप फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये बात हो चुकी है संदीप जी, ये बात हो चुकी है संदीप जी, ये बात हो चुकी है। ये फ्रॉड आदमी आने नहीं दे रहा है। बात कैसे हो गई? बात आधी बात पे आप काट देते हैं, वो काट देता है। अब सुना आपने राणा जी? आप संदीप जी सीधा पॉइंट पर आइए, सीधा पॉइंट पर आइए। पॉइंट पे हूं, अगर आप मुझे बोलने देंगे तब तो ये तो कोई तरीका नहीं है राणा जी। नहीं तो तरीका ये भी नहीं है ना कि आप बात को इतना घुमाए। आपने डीटीसी बस की बात की थी, आपकी पूरी सुनी गई। एकदम सीधी सीधी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर किसी जो है कोई महिला वेश्यावृत्ति के लिए उसकी मजबूरी हो सकती है, वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन जो खरीदार है उससे समाज सवाल पूछता है ना सर। हम जो पकड़े जाते हैं, तो जितना अगर उस महिला को मानते हैं गलत, उससे ज्यादा एक सफेद पोस्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप ये मानते हैं कि कुमार स्वामी ने जो बात कही उसमें दम है? नहीं सर, हमने बताया कि हल्ला मचा रहे हैं, ये जज करने का प्रयास है। ये बताया तो चोरों का तरीका है सर, ये जज करते हैं कि कोई राजनीति। कुमार स्वामी तो आप ही के सहयोगी हैं सर। नहीं, हमारे सहयोगी नहीं रहे ना, आपके सहयोगी, आप ही के सहयोगी रहे। अरे थे तो हेडगेवार भी कभी कांग्रेस में थे, जो इनके जो है नाजायज पिता कह लीजिए या इनके पूर्वज कह लीजिए, वो भी जो है कांग्रेस में थे। ये थे ऐसे नहीं मतलब है, आज है क्या सर, इससे मतलब है। अब आते हैं सर, हम जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बात पे, अभी बात हम सिर्फ बातों का जवाब दे रहे हैं सर। अभी बात आई खरीद और बिक्री की, तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप ईडी, सीबीआई और उससे डरा कर किसी को ये मजबूर करते हैं कि वो बिके, तो उसी तरीके से लोकतंत्र के हत्यारा कहा जाएगा। कोई पार्टी अगर लोकतंत्र के जनादेश को फिर देखिए तोता नहीं है सर, पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा किसी को। आशीष जी मैं लौटूंगा, आप रखिए ना पॉइंट अपने, आप नोट कर लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा। पूरा समय दिया आपको भी आशीष जी, बीच में टोका भी नहीं। ये तरीका नहीं है सर, ये डिरेल कर देते हैं। इनका तरीका ये है कि ये कुछ आता पता तो रहता नहीं सर। जरूर देखिएगा। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप ये सर आधा टाइम पे बहुत समय तो आप ऐसे ही खराब कर रहे हैं, नई कहानियां सुनाकर। सीधा पॉइंट पर आ जाइए, बात खत्म करिए। चलिए फिर कहानी सुना रहे तो राम जी। अब ये तो आपका तरीका हुआ भागने का, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या जवाब नहीं दे रहा हूं मैं? नहीं तो आप बताइए ना, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि कुमार स्वामी के दावे में आपको दम नजर आता है नहीं आता है, आप इस पर आए नहीं।
हमने बिल्कुल ये बताया कि जिस तरीके से जो है तीन चोर आते हैं, पहला चिल्लाता है सामान हाँ, तो आप सीधा करके बात यही खत्म कर दीजिए ना, आपकी पूरी बात सुनी गई ना। लौटूंगा आप पर लौटूंगा संदीप जी। हाँ संदीप जी लौटूंगा नहीं चलेगा तो फिर ये भी नहीं ना, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं चलेगा ये भी नहीं। नहीं ये तरीका सर, ये क्या है, मैंने इनको शांति से सुना ना सर, तो मैंने अगर वो आपके बीच में बोले तो मैंने उन्हें भी टोका है। अगर वो आपके बीच में बोले संदीप जी ये प्रोवोक करता है कि आदमी संदीप जी अगर वो आपके बीच में बोले तो मैंने उन्हें भी टोका है। ये पूरे जीवन दरी बिछाएगा, समझिए। मैं भी वही कह रहा हूँ संदीप जी कुछ नहीं मिलता इन चीजों से, सिर्फ समय खराब होता है। 20 मिनट निकल गए हैं लेकिन अभी तक सवाल के जवाब नहीं आया ठीक से। अरे तो सर जवाब देने दिया ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास लौटूंगा मैं। ठीक है सर, मनराज गुर्जर जी, सबको शांति से सुनूंगा। मनराज गुर्जर जी, अब दावा कुमारस्वामी ये कर रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार गिरेगी और तमाम कांग्रेस के बड़े मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कुछ आसार ऐसे नजर आते हैं? देखिए के राणा जी, कुमारस्वामी जी कर्नाटका की राजनीति से परिचित हैं, देवगौड़ा जी के पुत्र हैं, तो उनको कांग्रेस पार्टी के सहयोगी रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र से मुझे लगता है कि वो रूबरू हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता जिसकी वो बात कर रहे हैं, उन नेताओं ने शायद इतनी लूट मचाई है कर्नाटका की जनता के पैसों की, कर्नाटका के लोगों की शोषण किया है। तो लगता है कहीं ना कहीं जब ईडी और सीबीआई ने जब उनसे हिसाब मांगना शुरू किया तो इस प्रकार की सोच रखते हैं। इसमें अभी तक ये व्यवहारिक तौर पर हम नहीं कर सकते कि वो पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन अभी हमारे मित्र संदीप त्रिपाठी जी जो लगातार बात कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे थे कि दिल्ली में चोर क्या है, मुझे लगता है कि 75 ईयर में अगर भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा चोरी किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की। आपको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में तो सोनिया गांधी के हवाई जहाजों की कोई जांच होती थी क्या? वो इटली क्या लेके जाते थे? इस पैसा आप ये नहीं देंगे। कर्नाटका के अंदर कैसे बैठा लेते कैसे लोगों को। संदीप जी देखिए, अब आप भी बीच में बोल रहे हैं, आप भी बीच में बोल रहे हैं संदीप जी। हाँ तो संदीप जी, मैं आपके पास जब लौटूंगा आप तब अपनी बात रखिएगा। अच्छा सर, आप एंकर हैं, आपका फर्ज है कि कोई बिना तथ्यपरक बात कर रहा है। संदीप जी मैंने आपको भी पूरा मौका दिया बोलने का, मैं उनको भी उतना ही मौका दूंगा। अगर आशीष जी आपके बीच में बोले थे, मैंने उन्हें भी टोका था और आपको भी टोका। एक एक करके बात करेंगे संदीप जी। हाँ संदीप जी, एक एक करके बात करेंगे ना। आप अपना काउंटर तैयार रखिए, आप जवाब दीजिएगा। इसमें अब सोनिया गांधी की हवाई जहाज की जांच होती है कि नहीं होती थी, इस पे कोई तर्क आप बता दीजिए कि होती थी कि नहीं होती थी। मैं बोल तो रहा हूँ ना, आप अपना काउंटर तैयार रखिए ना, आप अपना काउंटर तैयार रखिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ही आपको बुलाया गया है। नहीं राणा जी, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है और फिर मैं कर रहा हूँ कि आप मुझे बैठाला करिए, तो कुछ पैनल पे कम से कम शिक्षित व्यक्ति जिससे कुछ देखिए पर्सनल बच जाइए। संदीप जी मेरे लिए तीनों सम्मानित हैं। सोनिया गांधी के वो संदीप जी, अरे गुज्जर जी, संदीप जी पानी पी लो, पानी पियो। ये देखिए सर, ये गुंडों को बैठाते हैं सर। संदीप जी थोड़ा सा भाषा का संयम रखें और पर्सनल ना जाए। ये देखिए गुंडों को देखिए सर, और पर्सनल ना जाए। मनराज जी देखिए, ठीक है संदीप जी सोनिया गांधी कहाँ से आ गई सर? अरे संदीप जी, मैं लौटूंगा ना आपके पास। संदीप जी देखिए राणा जी, एक मनराज जी मैं लौट रहा हूँ। सार्वजनिक माता के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे तो इनको बुरा लगता है। इनकी सार्वजनिक माता पर कोई टिप्पणी कर दे इनको बुरा लगता है। जिस प्रकार की बयानबाजी इन्होंने अभी की, हेगड़ेवार जी को नालायक और आज सही इन्होंने, तब इनको बुरा नहीं लगा। बात सुनिए, पहले बात सुनने की क्षमता रखिए, फिर बात करना शिक्षा की। 1975 में कांग्रेस पार्टी ने
1974 में कांग्रेस पार्टी ने कितने नेताओं के साथ ईडी सीबीआई लगाई, आपातकाल की परिस्थितियां बनाई। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ क्या व्यवहार किया? जब आपके राज्यसभा सांसद के घर पे 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, आपके राज्यसभा सांसद के घर पे 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, कहां से आए? कहां से आए आपके पास पैसा? कहां से आए आपके पास पैसा? ये बात करते हैं शिक्षा की, इनको कुछ पता जता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के उठकर या मुंह उठाकर आ गए हैं, जब कोई बात कर रहा है सुनने की क्षमता नहीं है, बीच में बोलने की आदत है। इस प्रकार की डिबेट करते हो आप इस प्रकार की डिबेट करोगे। ठीक है मनराज जी मेरे सवाल पर, मनराज जी मेरा सवाल करने का तरीका है। संदीप जी पर्सनल कमेंट नहीं, और एक दूसरे की नहीं, पूरी बात सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए संदीप जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं और किसी के बीच में कोई बोलेगा नहीं, एक एक करके बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना, हाँ नहीं सुन तो लीजिए ना संदीप जी, पूरी बात सुन लीजिए मेरी, एक एक करके बात करेंगे, तभी कुछ सार्थक चर्चा हो सकती है, वरना इस बहस का कोई मतलब नहीं होगा। राहुल गांधी के बाद सबसे बड़े अशिक्षित आदमी, और मैं अपने डिबेट शो में मुर्गे नहीं लड़ाना चाहता, मैं एक सार्थक चर्चा चाहता हूं। तो क्या सर ऐसे चर्चा होती है? नहीं तो ऐसे भी नहीं होती है ना कि आप बीच में किसी के बोले। अगर आप आशीष जी को अपने बीच में बोलने पर टोकते हैं और मैंने आपसे पहले उन्हें टोक दिया, तो फिर इतना संयम तो आपको भी रखना पड़ेगा। काउंटर के लिए मैं आपके पास लौटूंगा, पर्याप्त समय है, 1 घंटे का डिबेट शो है, पर्याप्त समय है, मैं आपके पास लौटूंगा, आप तब अपना काउंटर करना। मैं पूरा समय देता हूं आपकी बात रखने का भी। आशीष जी, ऑपरेशन लोटस को लेकर जितनी भी बातें कही जाती हैं और कुमारस्वामी जो दावा कर रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि उनके ऊपर केंद्र सरकार ने ऐसे ईडी सीबीआई के साथ केस लगाए गए कि उन्हें अगर जेल से बचना है तो बीजेपी में जाना उनकी मजबूरी है। राणा जी, हमें यहाँ पे आपके दर्शकों को यह बात समझनी होगी कि पहली बात तो कुमारस्वामी जी ने जो बात कही वो ना तो बीजेपी का आधिकारिक बयान है, नंबर 1, वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। नंबर 2, उन्होंने जब ये बात कही उस पूरे वक्तव्य को आप चाहें तो प्ले कर लीजिए, उसमें ऑपरेशन लोटस जैसा शब्द है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई शब्दावली बीजेपी एनडीए में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। नंबर 3, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ना कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे, तो उसका मतलब तो वही हुआ। नहीं सर, नहीं, वो नहीं हुआ। ये जो ऑपरेशन लोटस बोलते हैं, ये ऑपरेशन लोटस इनकी बनाई हुई वो परिभाषा या ऑपरेशन लोटस का मतलब क्या है? अगर वो भी बोलते हैं तो उसकी क्या परिभाषा, आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। सर है ही नहीं, ऑपरेशन लोटस कुछ है ही नहीं। बात सिर्फ सीधी सी इतनी है कि ये जितने लोग भी बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, ये इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि बीजेपी आज की डेट का उगता हुआ सूरज है। स्थिर सरकार जैसा शब्द उन्होंने 4 बार अपने वक्तव्य में इस्तेमाल किया कि जनता चाहती है कि स्थिर सरकार बने, और स्थिर सरकार सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही बनना संभव है, ये जग जाहिर है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी। सरकार की डेफिनेशन क्या है आशीष जी? स्थिर सरकार किसे कहते हैं? सर, स्थिर सरकार स्थिर सरकार वो होती है जहां पे चीफ मिनिस्टर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से आड़े हाथ लड़ने को तैयार नहीं होता, जो राजस्थान में हुआ। यहां पे जो डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धरमैया के बीच की इक्वेशन है, इलेक्शन से पहले से लेके आज तक, वो जग जाहिर है। अगर वसुंधरा राजे जी को नहीं बनाया गया तो भी उनकी तरफ से नाराजगी नहीं हुई। अगर मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को नहीं बना किया गया तो कोई नाराजगी नहीं हुई। ये हमारा कल्चर है। आशीष जी, तो आपको लगता है कि डीके शिव कुमार उसी नाराजगी की वजह से टूटकर आपके पास आएंगे? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिएगा, ऐसा है, इंसानी फितरत है। जैसे तो जैसे स्वीकार करेंगे अगर डीके शिव कुमार, वैसे उसको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आशीष जी, अगर डीके शिव कुमार आपके पास आते हैं 50 से 60 विधायक लेकर, तो स्वीकार करेंगे? वो उस समय की परिस्थितियां डिपेंड करेंगी सर। आला कमान, हमारी भी जो हाई कमांड है, वो ये डिसीजन लेगी। पार्लियामेंट, आप देखिएगा, आप खुद समझदार हैं। अब हमारे यहाँ की वर्किंग प्रणाली, जो मध्य प्रदेश में सीएम बने, जो राजस्थान में सीएम बने, कभी किसी ने सोचा था वो सीएम बनेंगे?
आप बताइए, पहली नहीं बार का आशीष जी, कोई ये मेरे एमएलए सवाल हो का जवाब और नहीं उसको है। सीएम बना दिया जाए, ये मेरे सवाल हमारे का यहाँ जवाब पे नहीं कुछ है। भी हो सकता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं सर, उस सवाल का अगर जवाब ये अगर है आप कुमार कि विश्वास ना के तो ये बयान, हमारा स्टेटमेंट है। आशीष जी, अगर आप कुमार स्वामी के बयान का इतना आपने ध्यान से उसको सुना है, आपने कहा कि उन्होंने इतनी बार इस बिल्कुल शब्द सुना का है जिक्र सर। किया है, तो फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी। उनके ऊपर तमाम मामले चल रहे हैं, ईडी सीबीआई से बचने के लिए वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो क्या जिन पर भ्रष्टाचार के मामले हों उन्हें स्वीकार करेगी बीजेपी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर तो लेंगे लेकिन तो आपने उसको हजारों इनकार लोग भी तो नहीं interested किया हैं। ना। जब मैंने हम आपसे सबको पूछा, allow नहीं करते हैं। जब मैंने हम आपसे सबको पूछा कि allow अगर वो नहीं आएंगे करते तो हैं। क्या स्वीकार करेंगे आप, तो आपने उसको मना भी नहीं किया कि भ्रष्टाचारी हम क्यों करेंगे स्वीकार। बिल्कुल मना नहीं किया। देखिएगा राणा जी, राजनीति में कभी किसी चीज को मना नहीं किया जाता। राजनीति में हर चीज उस समय के संदर्भ में होती है कि क्या करना अगर सही है। भ्रष्टाचारी है तभी सही स्वीकार लगा, है। अगर सही अगर लगा हमें भ्रष्टाचारी है, जम्मू कश्मीर में आशीष सरकार जी, बनाना, आशीष तो हमने जी, बनाई। आशीष अगर हमें जी, सही नहीं लगा आशीष तो हमने जी, तोड़ी अगर भी। कोई नेता भ्रष्टाचारी है तो क्या स्वीकार्य होगा बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैंने आपको पहले भी ये पिछली डिबेट में कहा था कि कोई भी नेता, अगर वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, अगर उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही है, तो वो किसी भी पार्टी में हो, वो चलती रहेगी। ईडी और सीबीआई कोई भारतीय जनता पार्टी की बबोती नहीं है। ये कोई पिंजरे में बंद मैना नहीं है जो यूपीए रूल में थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट लेकिन आरोप तो आप पर यही सर्टिफाई लगते कर हैं। चुका है। आरोप तो आप पर यही लगते हैं। आरोप लगाने का क्या है साहब? तो ऐसे ही वो कहते हैं कि आप भी आरोप लगाते थे। आरोप तो ये कुछ भी आशीष लगाएंगे। जी, तो यही तो बात वो कहते थे अपने समय में, कांग्रेस वाले, कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाती है, पिंजरे का तोता लेकिन कहकर। सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए, एक बात समझिएगा राणा जी, बीजेपी कांग्रेस पे इल्जाम लगाए, कांग्रेस बीजेपी पे इल्जाम लगाए, यहां तक चलता है और ये ठीक भी है, ऐसा राजनीति चलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या कहा था कि ये एक केज्ड पैरट है। और आज सुप्रीम कोर्ट के पास जब 17 पार्टियां ये इंडिया अलायंस की गई ये कहने के लिए कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, वो स्वतंत्र एजेंसी है और वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल सही डिसीजन था। इनका क्या है, ये तो हर बात पे रोते हैं। इनका क्या है, तो हर बात पे रोना है। आशीष जी, 370 नहीं, एक बात कह रहा हूं, हाँ, नहीं, 370 को नहीं छेड़ रहा, मैं कह रहा हूं इनके रोने की क्या चिंता करनी, इनको तो हर बात पे रोना है। ठीक है। संदीप त्रिपाठी, क्या लगता है कि वो इशारा डीके शिव कुमार की तरफ था, और क्या कांग्रेस को एक खतरा लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री ने बनाने की वजह से वो नाराज होकर टूटकर जा सकते हैं? नहीं, वो इशारा सर किसी की तरफ नहीं था। सिर्फ वो हमने बताया ना कि जैसे चोर आता है तो सिर्फ जेब टटोलता है तो वो पहले दूसरा वाला गेस करेगा ये कौन टूट सकता है। तो ये चोरों की जमात का एक तरीका है सर। एक जो है सिगुफा उछाला गया है, उस सिगुफे के तहत कौन आ सकता है, वो एक कमजोर कड़ी देखी जाएगी। बात ये है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, विपक्ष का रोल क्यों नहीं अदा करना चाहते? अगर हमने कोई वादा किया है, हम कर्नाटका में नहीं पूरा कर पाते हैं, तो आप वो आंदोलन करिए, आप सड़क पर निकलिए, तो उसके लिए आप जाइए, आवाज उठाइए। वो ना करके आप सरकार तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्यों? उसी जनता ने वोट दिया है ना। जनता को आप कहते हो भगवान है, तो भगवान ने 5 साल के लिए जनादेश दिया है। वो जिसको अभी अब और एक बात आ रही है कि जो है जिन पर भ्रष्टाचार और सर जितने फ्राडिया चोर झूठे हैं वो सब कहाँ हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती थी। अजीत पवार को कौन कहते थे? वो गुजराती पंडा फ्राडिया झूठा, वही तो बोलता था ना सर कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला। कहाँ है सर वो? भारतीय जनता पार्टी में। बुक्कल नवाब कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में। हेमंत बिश्व शर्मा जिनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी। और कितने नाम बताऊं, शुभेंद्र अधिकारी, बंगाल चले जाइए। मुकुल राज, इन्होंने जो है अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था दूसरी पार्टी में आने के बाद भी। और कुछ लोग तो सिर्फ दरी बिछाएंगे और दूसरों को गाली देंगे, जिंदगी में दरी बिछाने के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। और या तो तो फिर यूं माना जाए कि कुमार स्वामी, हाँ नहीं, मेरा सवाल कि कुमार स्वामी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। सर जाहिर सी बात है, एनडीए गठबंधन में है तो बिल्कुल करेंगे। और सर वो दर्द उन्होंने झेला है, उनकी भी सरकार इन्होंने ही गिराई थी।
और इसी तरीके से गिराई थी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जो है उनको पता है इसलिए साथ में रहे हैं। उनको पता है, उनके साथ हुआ है कि उनके यहाँ डकैती पड़ी है, आज वो डकैतों के साथ हैं। अब तो और अंदर की बात पता चल रही होगी कैसे डकैती डाले थे, उनके यहाँ लूटे कैसे थे, वो लूट कैसे, जेडीएस पहले लूटा है, जेडीएस के विधायक टूटे हैं, वो मुख्यमंत्री थे और इन्हीं लुटेरों ने लोकतंत्र लूटा था। आज ये बात कर रहे हैं दुनिया भर की। तो सर मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि कहीं पर भी सरकार अगर बनी है 5 साल के लिए सत्ता जनता ने दिया है, विदाउट कोई मुद्दा नहीं, कोई इशू नहीं, आप सिर्फ पैसे से सरकार खरीद लेंगे। और अभी कुछ लोगों ने कहा कि हमने बहुत लूटा, हम 60 साल लगभग सरकार 55 वर्ष से ज्यादा सरकार में रहते हैं और पूरे देश में आज भी हमारे पास कार्यालय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक साथ 500 से ज्यादा जिलों में काम लगाती है, 2-2 करोड़ रुपए जमीन खरीद के। हम तो नहीं बनवा पाए, आपके पास पैसा कहां से आया? आप जो आधिकारिक आंकड़े हैं, आज हमारा जो है, जो रेवेन्यू है, जो हमारे पास पैसा है, वो बसपा से भी कम है। और एक लुटेरी पार्टी है, इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है, वो चाहे चोर से लेती है, ये कहां किससे ले रही है, वो अडानी से ले रही है कि वो जो मोदी भाग के गया उससे ले रही है। मतलब नाम आते, अच्छा ये आया कब से? जब चोरों की सरकार आई तब से आया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, उसके पहले तो नहीं था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। और कहा हमसे जाएगा? सर हम तो वो लोग हैं कि 10 रुपए लगाकर प्रधानमंत्री की जानकारी आप ले सकते हैं, ऐसा कानून लेके आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे घोटाले खुलते हैं। मतलब प्रधानमंत्री की जांच, एक आम आदमी गांव में बैठा हुआ 10 रुपए लगाकर जो है जानकारी ले सकता है, ऐसा कानून बनाने वाली पार्टी सब जो है वो घोटालेबाज होगी। और घोटाले का आरोप तो लगाए थे, 2G घोटाला आरोप लगाया इन्होंने। अभी कह रहे हैं तो क्या बताया, तोता मैना और तो क्या कबूतर, बहुत इनको पक्षी और जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए प्रवृत्ति इन लोगों की वही होती है। हम सिर्फ इतना, वो तोता मैना आपने आजाद कर दिया था तो सबूत क्यों नहीं लेके आया 2G में? सारे लोग बरी कैसे हो गए? आप या तो उस समय आपने जनता से फ्रॉड किया था, 420 की थी, झूठ बोला था, या आज आप झूठ बोल रहे हैं? सारे लोग बरी कैसे हो गए? रावत वाड्रा के ऊपर आपने आरोप लगाया, तो आपकी हरियाणा सरकार क्लीन चिट देती है, क्यों देती है, कैसे देती है? सर थोड़ा भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ना, इन फ्रॉडियों को बताना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है उस जवाब के लिए भी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको भरोसा है, आपको भरोसा है कि कर्नाटक की सरकार गिरेगी नहीं, आपके विधायक कहीं जाएंगे नहीं? नहीं सर, देखिए सर, फिर मैं उसी पे जाऊंगा, दिल्ली और चकला, और उसमें चकले में एक वो महिला भी आती है जो ये बात तो हो चुकी है ना संदीप जी। नहीं, मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल है। ये इनके एग्जांपल सुनो, भाई गॉड क्या एग्जांपल देते हैं संदीप। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। ये देखिए, फिर मैं बोलूंगा, डिबेट का लेवल क्या कर देते हैं संदीप जी। संदीप जी ज्ञान मत दो, तुम जैसा सुना वैसे सुनो। संदीप जी डिबेट वाले हो, कुछ आता जाता है। संदीप जी आरोप ये भी लगा है, संदीप जी, अभी पूछ लो कितनी सीटें कर्नाटक में, नहीं बता पाओ। संदीप जी कोई बता रहा है ईडी 1947, संदीप जी, ऐसे संदीप जी, सोनिया संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, हवाई जहाज, क्या मतलब? संदीप जी सुन तो लीजिए। संदीप जी, सवाल मेरा ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि आपके किसी बड़े नेता पर सीबीआई और ईडी लगातार जांच कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले हैं और उसी का डर उन्हें है कि वो जेल ना चले जाएं, इसलिए बीजेपी की शरण में जाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा डर? सर हमने यही मैंने एग्जांपल जो मैंने बात की थी, बहुत तथ्यात्मक बात कही थी। हम यही तो कह रहे हैं सर कि कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी आदमी अपनी अस्मिता को बचाता है, लेकिन अगर कोई जो है बलात्कारी पुरुष किसी महिला की अस्मिता के साथ खेलना ही चाहता है, तो लोकतंत्र की आत्मा को कोई चोट पहुंचाना ही चाहता है, तो क्या किया जा सकता है? उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना सर। हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का जो चीरहरण करना ही चाहते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? जी तो आप जनता देख रही है सर। हाँ बिल्कुल, जनता तो देख रही है संदीप जी, लेकिन आपको भरोसा है अपने विधायकों पर, अपने मंत्री पर?
सर हमको बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हमको सामने वाले पर भरोसा नहीं है। हम खूब जो अपने घर की तकवाही लगाकर जो है दुनैली से लेकर राइफल से लेकर सारी बंदूक लगाकर बैठे हैं, लेकिन चोर सुरंग बनाकर तैयारी बनाए हैं, सुरंग बनाकर घुस आएंगे। तो बात तो यह है कि चोर जो चोरी करना चाहता है उसकी मानसिकता पर है कि आप चोरी क्यों करना चाहते हो भाई। ठीक है ठीक है, क्यों लोकतंत्र पर डाका डालना चाहते हो। आप 5 साल के लिए जनादेश मिला है, 5 साल आप विपक्ष में बैठ गए। उसी पर आ रहा हूं मैं मनराज जी, अगर जनादेश जनता ने 5 साल के लिए दिया है तो सरकार को तोड़फोड़ करके दोबारा नई सरकार बनाने की जरूरत क्या है। अगर कोई विपक्ष में है तो फिर विपक्ष के लिहाज में या उसके ही अंतर्गत रहकर काम करे, आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। ये कहां तक जायज है कि सरकार को तोड़कर बनाया जाए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य तौर पर जनता का जनार्दन का जो निर्णय होता है वो ईश्वर पर ही होता है। और मुझे लगता है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां के पास। लेकिन के राणा जी, अगर कोई व्यक्ति खुद ही भय, डर और इस प्रकार के अपने पुराने कारनामों की वजह से इस शंका में हो, संकट में हो और वो खुद ही संरक्षण में आना चाहता हो तो उसको कौन रोक सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रवक्ता बैठे हुए, वो अपना बयान देंगे, बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर ऐसी बातें उठती भी हैं, अगर ऐसी बातें उठती भी हैं कि अगर तलवार सीबीआई या ईडी की लटकी है तो बीजेपी में चले जाओ, तो फिर ये तो आरोप बड़ा हो जाएगा बीजेपी के लिए। ये कांग्रेस, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड एक मेथड हो गया है भारतीय राजनीति में। कुछ भी, लेकिन अब तो एनडीए में सहयोगी कुमार स्वामी ऐसा कह रहे हैं। मेरी बात शुभेंद्र अधिकारी कौन है सर, इनको बताइए। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। संदीप जी हाँ, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। बहुत देर तक इनको सुना है। मनराज जी जवाब दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने एस्टैब्लिश्ड मेथड बना दिया है। ईडी सीबीआई जब अपना काम करती है तो तुरंत ही उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये डरा रही है, धमका रही है। ये काम है, हर सरकारों के टाइम होता है, वो हो रहा है। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे मोदी जी भी बोल रहे थे कि हमारे पास तो कार्यालय नहीं है। अरे भाई, आपके पास कार्यालय नहीं है तो उसका भारतीय जनता पार्टी क्या करे। आपके धीरज साहू के घर में 300 करोड़ रुपए मिले आपकी पार्टी। हमने आपको आवाज दिया ना, उसमें क्या करे, जीजाजी का मकान बनवाने, जीजाजी को जमीन दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने भाजपा क्या करे। नहीं, मोदी पापा की लड़ाई लड़िए, जनता की लड़ाई मत लड़िए, बाप जी की लड़ाई लड़िए। संदीप जी अब सुन लीजिए ना। किस बेवकूफ आदमी को बिठा लिए हो यार, ना सुनने देते हो ना सुनते हो, दिमाग खराब कर रहे हैं बिना मतलब का। बैठो तुम, तुम्हारी डिबेट। मनराज जी जवाब दीजिए पूरा। आशीष जी। सर किसी एक सर जब कोई आदमी विचारधारा राणा जी, पहले तो एक बात ये क्लियर समझ लीजिएगा कि जब भी आपने अपनी डिबेट का स्टैंडर्ड गिराना हो, संदीप जी को बुला लिया कीजिए। वो किसी को बोलने नहीं देंगे और अपनी बारी में वो कुछ बोलेंगे नहीं। आप खुद समझिएगा, आज कांग्रेस के नेता जिन्होंने इनको प्रवक्ता बना के भेजा है वो खुद शर्मसार होंगे जब ये अपने ही आशीष जी कंपेयर कर रहे हैं। आशीष जी सोच के देखिए, आशीष जी क्या उदाहरण दे रही है। आशीष जी काम डाउन। आशीष जी, बड़ा मेरा सवाल ये है, आशीष जी, संदीप जी आपके साथ मुद्दे पे कौन रह सकता है। आशीष जी मेरा सवाल ये है, आशीष जी मेरा सवाल ये है कि अगर आरोप आप पर भी ऐसे लगते हैं कि ईडी और सीबीआई की अगर तलवार लटके तो बीजेपी का दामन थाम लो भैया, सब कुछ छूट जाता है। और ऐसे कई उदाहरण देखने के लिए भी हाल ही में मिले हैं, तो फिर ये आरोप तो आप पर भी गंभीर है। देखिएगा, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं राणा जी, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं संदीप जी, मैं आपकी बारे में बिल्कुल बोला नहीं, आप भी कृपया सुनने का प्रयास करें ताकि आप जवाब बताइए। नहीं बोले थे, ये देख लीजिए राणा जी। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि बीच में बोले नहीं, हमने कहा कि बोले थे भाई। अब ये तो फिर कोई बात नहीं है सर। नहीं तो संदीप जी मुझे मजबूरी में माइक डाउन कराना पड़ेगा और अच्छा नहीं लगता है। बीच में नहीं बोलता हूँ, वो ये सफाई जो दे रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हाँ तो मत बोलिए ना,
नहीं सर, वो नहीं बोले थे, आप बताइए। हम जो बोले नहीं तो अगर वो बोले, मैंने उन्हें भी टोका, अगर वो गलत करेंगे आप भी गलत करेंगे, तो सफाई दे रहे हैं। अगर वो गलत करेंगे तो क्या आप भी गलत करेंगे? नहीं सर, इनका जवाब लीजिए, ये बच के निकलना। हाँ तो मैं वही जवाब ले रहा हूं ना, इसीलिए अगर आप उनकी टर्न पर शांत रहेंगे तो मैं पूरा जवाब लूंगा। आशीष जी बात पूरी कीजिए। जी जी, देखिएगा, मैंने पहले भी आपसे ये बात अर्ज किया कि ये जो वक्तव्य जिसको आज हम डिबेट के माध्यम से जनता के बीच में लेके आए हैं और जिसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये वक्तव्य कुमार स्वामी जी ने दिया है। कुमार स्वामी जी कौन है? अगर उनका पास देखें तो वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नेता हैं। और प्रेजेंट देखें तो देखें, मुझे बात खत्म करने नहीं दीजिए। तो मैं काउंटर पर आऊंगा ना। अगर प्रेजेंट देखेंगे तो मैं बात तो रखूं, उसके बाद काउंटर कीजिए ना। मुझे बात रख लूं फिर काउंटर कीजिए, बात तो रखने दीजिए। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो वो एनडीए के एलआई हैं, ठीक है, लेकिन एनडीए के एलआई हैं, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। बीजेपी का ये जिसको बोलते हैं आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। लेकिन फिर भी इनको लगता है, हमारे कांग्रेस के नेता संदीप जी को, कि क्योंकि कुमार स्वामी जी ने कहा और वो हमारे एलआई हैं तो हमारी उसके ऊपर जवाबदेही बनती है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बताएंगे कि इनके एलआई स्टालिन के बेटे के वक्तव्य पे आशीष जी कहां चले गए हैं? वो बहुत पुराना मुद्दा है और कई बार डिबेट कर चुका हूं मैं उसका। रहने दीजिए आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा आशीष जी। आप किसी भी मुद्दे को उठाकर कहीं भी ले जाएंगे। जब उस पर चर्चा की थी तब उसी पर चर्चा की थी। मैं कह रहा हूं, जब मैंने आपको बता दिया कि ये बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य है ही नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे कि वो आपका बयान है या नहीं है। मैंने ये पूछा कि अगर आप पर यह आरोप लग रहा है तो वो गंभीर है। किसी को खरीदते ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं आशीष जी कि अगर ऐसे आरोप आप पर लगते हैं तो वो गंभीर हैं। सर, आरोप लगाने वालों का क्या है? पहले वो चोरी नहीं, मैं तो कहा ना कि ऐसे उदाहरण भी देखने के लिए मिले। आशीष जी, 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 ऐसे उदाहरण भी देखने के लिए मिले। जिस शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, उसी को आप पार्टी में शामिल कर लेते और उसी को भ्रष्टाचारी कहकर आप चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद उनके घर कब सीबीआई गई, कब ईडी गई, कब जांच हुई, कोई खबर नहीं अभी तक। जो चक्की पीसिंग कर रहे थे अजीत पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले कह रहे थे। हाँ सुन लीजिए ना, आप पूरी बात सुन लीजिए ना। उस दिन के बाद से लेकर अभी तक अजीत पवार भ्रष्टाचारी है या नहीं है, चक्की पीसेंगे या नहीं पीसेंगे, अभी तक कोई खबर नहीं, कोई बयान नहीं। आप ही बता दीजिए, अजीत पवार चक्की पीसेंगे? डाल सकते हैं अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे? पे होने वाली सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी पे सीबीआई कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, इसके ऊपर आरटीआई क्यों नहीं डालते? किसने मना किया इन्हें 10 रुपए की आरटीआई डालने? हमने डाला था। ये बोलते हैं आरटीआई, पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब से हो गए तब से एक बार भी सीबीआई कोई नोटिस नहीं हुआ है। और बताइए आशीष जी, 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 हाँ नहीं सुन लीजिए ना आशीष जी। इसीलिए ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनकी वजह से बीजेपी पर संदेह पैदा होता है और उसी के बाद ये आरोप लगते हैं। तो मैं इन्हीं आरोपों का जवाब आपसे चाह रहा था। अब आप स्टालिन पर मत जाइएगा। नहीं आशीष जी, आशीष जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टालिन पर मत जाइएगा। कैश मिला? बीजेपी के कौन से नेता ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया? बीजेपी के कौन से नेता को उसी के एलआई आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, मेरा सवाल आप पर लगे गंभीर आरोप पर था। विपक्ष क्या कर रहा था उस पर नहीं था। हमारे ऊपर चाइना के साथ सीक्रेट एक्ट हमने साइन किया क्या? हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। किसने घोटाले किए, वो घोटाले खुल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को घोटाला खुल रहा है। वो जब घोटाला खुलेगा तो ये रोएंगे। तो अजीत पवार का कब खुलेगा? अजीत पवार का कब खुलेगा? अजीत पवार का कब खुलेगा? कार्रवाई सर, कब खुलेगा? कार्रवाई चल रही है। चक्की पीसेंगे अजीत पवार? चक्की पीसेंगे अजीत पवार? चक्की पीसेंगे? कह रहा हूं, अगर दोषी साबित होंगे तो जरूर। नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था साबित होंगे तो बीजेपी। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, अगर प्रधानमंत्री, आशीष जी, आशीष जी सुन लीजिए ना, आशीष जी सुन लीजिए ना, अगर प्रधानमंत्री किसी मंच से खड़े होकर किसी भी बात को कहें तो यानी कि उसमें कुछ तो सत्यता होगी। और अगर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाकर इस बात को कहते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसेंगे तो मतलब इसमें सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं कि जांच होगी,
तो उस दिन इतने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे थे? दोषी करार दे दें क्या? आप क्या चाहते हैं? बिना बिना देखिएगा, उन्होंने क्या कहा कि जिसने भ्रष्टाचार किया वो सब में से जिसने किया उसके साथ नाम भी था, जिसने किया उनके साथ नाम भी था। आशीष जी, उनके साथ नाम भी था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी जिस कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री ने तब ये बात कही, आशीष जी, जिस कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री ने ये बात तब कही, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। हाँ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अब कह दीजिए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अब कह दीजिए कि अजित पवार चक्की पीसेंगे। मैं किसी के नाम के साथ कह ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने नाम के साथ कहा, प्रधानमंत्री ने नाम के साथ कहा, प्रधानमंत्री ने नाम के साथ कहा। ठीक है, उससे वो कह सकते हैं भैया, मेरे में वो पावर नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी है, ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना आशीष जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि अगर ऐसे बयानों पर सवाल पूछ लिया जाए तो मुश्किल हो जाता है, समझ में आता है। संदीप जी तब भी हो जाता है जब कांग्रेस के नेताओं के पास अपने सवालों के जवाब ही नहीं होते। ठीक है, मैं मेरा सवाल आपसे था आशीष जी, मेरा सवाल आपसे था आशीष जी, मेरा सवाल आपसे था। मैं संदीप जी से सवाल ले रहा हूं। संदीप जी, जब पिछली बार आपकी सरकार गिरी थी जेडीएस और कांग्रेस की, तो उस समय पर कांग्रेस के तमाम नेताओं का और विधायकों का यह कहना था कि हम जितनी बार भी सिद्धरमैया के पास गए अपनी समस्याओं को लेकर, तो उन्होंने सिर्फ लाचारी दिखाई और फिर उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद ये गठबंधन की सरकार चलेगी नहीं। तो उनका यह कहना था कि उस सरकार के टूटने में एक बड़ा हाथ सिद्धरमैया का भी था। और 2-3 चीजें सर क्लियर कर दूं। हाँ। पहली बात तो अभी जो ईडी सीबीआई की बात हो रही थी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा पॉइंट मैं रख दूं। अभी तत्कालिक मुद्दा है। हाँ। अभी तत्कालिक मुद्दा ये है कि अभी सर छत्तीसगढ़ में सर 20 तारीख को वोटिंग थी या 25 को, ध्यान नहीं है मुझे, 25 को था शायद, 17 को, दूसरा नहीं 17 को पहला था सर, दूसरा वाला शायद 25 को। हाँ। सर उसके पहले सर वो ईडी सीबीआई दनादन मतलब गली गली झाड़ू लगा रहे थे सर। कहाँ चले गए इनसे पूछिए। अब ये अगर हम सवाल खड़ा करें कि चुनाव में आप फायदा लेते हो, आपने माहौल बना लिया, वोट ले लिया, जितने आरोप लगाए तो उसका असर क्या हुआ? ये खेल कोई नौटंकी सर आज की नहीं है। दल को बैन कर दिया। आशीष जी, संदीप जी नहीं बोले थे, मैंने उन्हें बोल दिया था। हाँ संदीप जी, अब मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए। नहीं उसी पे नहीं सर, ये इसलिए कि अभी इतनी देर से बहस इस पे चल रही थी। नहीं, उस पर बात अब हो गई ना, इसीलिए उस पर बात होगी। अब मेरे सवाल पर तत्कालिक रखा सर, नहीं ये मुद्दा जुड़ा हुआ है सर कि जो है कुमार स्वामी जी ने कहा कि ईडी सीबीआई के दबाव की वजह से लोग जा रहे हैं, तो हमने एग्जाम्पल दिया कि ये देखिए अभी तत्कालिक लोगों को याद भी है किस तरीके से छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले ईडी सीबीआई, राजस्थान में किस तरीके से सीबीआई ईडीआई चल रही थी, मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा। संदीप जी, अब मेरा सवाल दूसरा था, कि आपके ही विधायकों ने, आपके ही तमाम नेताओं ने यह कहा था जब 2019 में आपकी सरकार कर्नाटक की गिरी थी कि सिद्धरमैया ने लाचारी दिखाई है, वो कोई काम नहीं करते थे और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लोकसभा के चुनाव के बाद ये गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी। तो एक बड़ा हाथ वो उनका बताते थे। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाह रहा था। नहीं बिल्कुल राणा जी, मैं उस पर बात रख देता हूँ सर। जो कोई पार्टी से छोड़ के जाता है तो ऐसे तो जाएगा नहीं सर, इस तरीके के बयान देगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सर एक बात और मैं कह दूं, अभी सर कहा गया कि मुख्यमंत्री बदल दिए गए, चूं से पू नहीं होता। सर जहां लोकतंत्र होता है, जहां डेमोक्रेसी होती है, घर का आप माहौल देख लीजिए, अगर जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां डिस्कशन होगा, वहां बातें निकल कर आएंगी। लेकिन जहां हिटलर के राज में कोई बोलेगा सर, कोई एक जो है इजराइल तकनीक से मार दिया जाएगा, मनोहर पर्रिकर जो है संदिग्ध हत्या हो जाएगी, जैसे संदीप जी मेरे सवाल पे हूँ सर, ये सवाल पर नहीं है ना, हत्या हो जाती है। नहीं उसी पे हूँ सर, फिर आप कह रहे हैं कैसे नहीं हूँ। आपने हमसे सवाल कहा, पूछा कि सिद्धरमैया जी को कुछ लोग दोषी मान रहे हैं पिछली सरकार के गिरने का। हमने ये कहा, मैंने उसका उत्तर पहले दे दिया कि जब भी कोई विधायक पार्टी छोड़कर जाता है, इस तरीके के एलिगेशन लगाता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो सिद्धरमैया लाचार थे या नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। अगर सिद्धरमैया जी बढ़िया नेता है और इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री बने। और एक बात और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ सर,
पुराने बयानों की बात करेंगे तो कुमार स्वामी जी ने बीजेपी के बारे में क्या क्या बोला है बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या नहीं कहा है। इनकी राजनीति रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की। अब और बहुत सारे एलिगेशन लगाए। एक महत्वपूर्ण बात और मैं 30 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए, समय बस 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड। थैंक यू। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जब जनता जनादेश देती है तो सरकार कोई भी इशू पर जो विपक्ष के पार्टियां हों वो उनको चाहिए कि आंदोलन करे, उसके जनता की आवाज जो वादे हुए हैं वो पूरा न हो, उसकी लड़ाई लड़े। लेकिन पैसों से सरकार अगर आप खरीदते हैं, आप बनाते हैं। ठीक है। लास्ट कमेंट आशीष जी इसी पर कि आप सरकार तोड़ने पर क्यों आ जाते हैं? अगर विपक्ष में है तो फिर विपक्ष की हद में रहकर क्यों नहीं आंदोलन या प्रदर्शन करते अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो? 30 सेकंड। राणा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इस एलिगेशन को ही डिनाई करता हूं कि हम सरकार तोड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, पिछली बार कर्नाटक में सरकार कैसे टूटी? बस का उदाहरण दिया डीटीसी। सर 30 सेकंड मेरे हैं, 30 सेकंड मेरे हैं, फिनिशिंग कमेंट मुझे देने दीजिए। ऑब्जेक्शन हो गई। जब इन्होंने डीटीसी बस का बार बार उदाहरण दिया तो हर डीटीसी बस में लिखा होता है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो इन्हें अपने विधायक तो संभाले नहीं सर, अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाते हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। ठीक है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी? क्या वहां पर फिर तोड़फोड़ देखने के लिए मिलेगी या 2019 जैसा कर्नाटक का ड्रामा देखने के लिए मिलेगा? ये तमाम सवाल अभी भी कर्नाटक से लेकर पूरे देश की फिजाओं में घूम रहे हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।